कमेंट करेंगे। और ध्यान रखना, आप लोग जैसे ही आपको प्रश्न के आंसर देने के लिए कहा जाए तुरंत आंसर दिया, क्योंकि उससे क्या है, टाइम अपना कंज्यूम होगा तो हम कम समय में ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, प्रश्न आप लोगों के सामने है और फटाफट से अब सारे स्टूडेंट्स मुझे आंसर कमेंट करोगे। पहला प्रश्न हमारे पास, पीकेवीवाई का पूरा नाम लिखिए। आपको क्या करना है, पीकेवीवाई का पूरा नाम बताना है। सर संडे को क्लास लगेगी क्या? बिल्कुल, संडे को मैराथन क्लास पढ़ेंगे, जहां कोई भी एक सब्जेक्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे संडे को। एग्री सोनू, महेंद्र, सुरेश। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, पीकेवीवाई का पूरा नाम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। पीकेवीवाई, परंपरागत कृषि विकास योजना। बहुत बढ़िया जवाब दिया है जितेंद्र वर्मा ने। अगर हम पीकेवीवाई के पूरे नाम की बात करें तो क्या होगा, परंपरागत परंपरागत कृषि विकास योजना। और ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में एक बार तो, और इंपोर्टेंट प्रश्न है। पीकेवीवाई का पूर्ण नाम क्या होता है, परंपरागत कृषि विकास योजना होता है। एक तो ये पीकेवीवाई, एक और आता है आपके में आईसीडीपी। ये दोनों के पूरे नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो आईसीडीपी का भी आप याद रखना, इसका नाम है समन्वित पशु विकास परियोजना। समन्वित पशु विकास परियोजना जो 15वें चैप्टर में है, इसका भी आपको पूरा नाम पूछा जाता है। तो इसका तो क्या हो गया, आईसीडीपी का समन्वित पशु विकास परियोजना, इसका परंपरागत कृषि विकास परियोजना। एक और आता है आरकेवीवाई, ये भी आपके सिलेबस में है, और इसका होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका भी पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी आपके चैप्टर में है। एक और पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, वो भी आप ध्यान रखना, वो आपसे पूछा जाएगा MIDH। और MIDH को हम क्या कहते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समन्वित बागवानी विकास मिशन। क्या कहा जाएगा, समन्वित बागवानी विकास मिशन। इसका पूरा नाम भी आपको पूछा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया, समन्वित बागवानी विकास मिशन। एक और याद रखना, VAM। इसको मैं आपको बता दूं, वेसिक्यूलर आर्बोसेक्युलर माइकोराइजा। VAM का क्या होगा, वेसिक्यूलर आर्बोसेक्युलर माइकोराइजा। तो अगर कोई आपको पूरा नाम पूछा गया एग्रीकल्चर में, तो ये 4-5 में से ही आएगा। पीकेवीवाई परंपरागत कृषि विकास योजना, आईसीडीपी समन्वित पशु विकास योजना, आरकेवीवाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, MIDH समन्वित बागवानी विकास मिशन, और VAM वेसिक्यूलर आर्बोसेक्युलर माइकोराइजा। ठीक है, पहला प्रश्न अपना बिल्कुल कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा नए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप अगले प्रश्न का आंसर कमेंट करो फटाफट से। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, समोच्च खेती को परिभाषित कीजिए। समोच्च खेती को परिभाषित कीजिए। अब बेसिकली अगर मैं समोच्च खेती की बात करूं कि सर समोच्च खेती क्या होती है, तो मैं बिल्कुल एक शब्द में कह सकता हूं, समोच्च खेती क्या है। समोच्च खेती है ढलान के विपरीत दिशा में खेती करना। ढलान के विपरीत दिशा में, ढलान के विपरीत दिशा में खेती करना। अगर आप लोगों से कभी प्रश्न पूछा जाए कि ढलान के विपरीत दिशा में खेती करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, समोच्च खेती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समोच्च खेती। काफी इंपोर्टेंट है, हमें एग्जाम में पूछा भी जाता है। समन्वित बागवानी, हाँ ये बिल्कुल सही था उनका, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास को लाइक भी कर दें साथ साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न अपना, मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहां पर आपको क्या बताना है, मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बतानी है। और आप ध्यान रखना, जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा या अर्धवार्षिक एग्जाम होगा, तो उसमें किसी न किसी फसल की क्रांतिक अवस्था 101% आप लोगों से पूछी जाती है। या मैंने मूंगफली पूछ लिया, जरूरी नहीं है वो मूंगफली पूछे, वो और भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्रांतिक अवस्था आपको 101% पूछी जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है मूंगफली की फसल की क्रांतिक अवस्था, सुइयां बनने से पहले। बिल्कुल सही है। सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था क्या है, या तो मैं कह सकता हूं पुष्पन। मूंगफली में क्या कह सकता हूं, पुष्पन,
या हम कह सकते हैं सुइयां बनते समय, सुइयां बनते समय। और सुइयां बनते समय को क्या कहा जाता है? पैगिंग। या तो हम क्या कह सकते हैं? पैगिंग के समय या सुइयां बनते समय, या फिर हम क्या कह सकते हैं? पुष्पन के समय। ये इसमें क्या होगी? प्रमुख जो क्रांतिक अवस्था है वो होगी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे की तरफ चले। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, नकलची खरपतवार का एक उदाहरण लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, और सरल भी है, आपको आना भी चाहिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है नकलची खरपतवार का एक उदाहरण लिखिए। आपको क्या बताना है? किसी एक नकलची खरपतवार का नाम बताना है जो नकलची खरपतवार। गेहूं का मामा या गेहूसा, बहुत बढ़िया जवाब है। नकलची का मतलब होता है जो रूप, रंग और आकृति में फसल के पादपों के समान दिखाई देता है। सर ऐसा कौन सा खरपतवार है? तो बेसिकली हम कहेंगे गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, या हम इसको क्या कहेंगे? गेहूसा, गेहूसा। क्या इनके अलावा और भी हैं? और भी नकलची खरपतवार होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मैं अगर बात करूं बाजरा, बाजरा का कौन सा होता है? बर्रू होता है। ऐसे ही मैं अगर धान की बात करूं, धान का क्या होगा? जंगली धान या सावा, जंगली धान, या मैं क्या कह सकता हूं? सावा। तो आपसे प्रश्न है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गेहूं का नकलची खरपतवार, तब तो गेहूंसा हो गया। बाजरा का नकलची खरपतवार बर्रू हो गया। धान का नकलची खरपतवार जंगली धान या सावा हो गया। इस तरह से भी जो प्रश्न है वो एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न अपना, पशुओं में गलघोंटू रोग के 3 लक्षण लिखिए। गलघोंटू रोग के 3 लक्षण आपको बताने हैं पशुओं में। अब मेरी एक इंपोर्टेंट बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखोगे, वो इंपोर्टेंट बात यह है कि हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी हमारे रोग हैं, सभी रोगों में क्या होता है? पशुओं के शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, केवल मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर रोग के छोड़ के। तो आपको किसी भी रोग का लक्षण अगर पूछा जाए तो एक लक्षण तो सभी में बिल्कुल कॉमन है, क्या? कि पशुओं के शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। तो मैं ये क्या लिखूंगा? गले से गरगर आवाज आना, हाँ बिल्कुल सही है। क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या आज? क्योंकि बच्चे शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे। चलिए अब देखो, सबसे पहली बात मैं क्या लिखूंगा? वही शरीर के तापमान में वृद्धि। पहला लक्षण क्या होगा? शरीर के तापमान में वृद्धि। सबसे पहली बात तो क्या होगी कि पशुओं का जो शरीर का तापमान है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। सर दूसरी बात क्या होगी? अब रोग का नाम क्या है? गलघोंटू। गलघोंटू का मतलब गला चौक, गला चौक, तो गले से क्या आएगी? घर घर की आवाज आएगी। तो हम कह सकते हैं कि पशु का जो गला है, गले से क्या आता है? गले से घर घर की आवाज आती है, घर घर की आवाज आती है। नेक्स्ट क्या होगा? अगर गले से घर घर की आवाज आएगी तो पशु को सांस लेने में तकलीफ होगी। तो नेक्स्ट में क्या कह सकता हूं कि जो भी हमारे पशु होते हैं, पशु, इनको क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो बेसिकली अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि गलघोंटू रोग के लक्षण लिखिए, तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया क्या क्या लक्षण होगा। शरीर के तापमान में वृद्धि होगी, गले से घर घर की आवाज आएगी, और पशु को सांस लेने में तकलीफ होगी। ये हमारे प्रश्न हो गए। थोड़ा सा और आगे की तरफ चले। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, और अगले सवाल का आंसर आप लोग दोगे मुझे। पंचगव्य क्या है? आपको ये बताना है कि पंचगव्य से क्या तात्पर्य है, पंचगव्य क्या होता है। ये तो आप सारे लोग शायद जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो। पंचगव्य काफी इंपोर्टेंट भी है। शिवा चौधरी, हाँ अजय, आपस में बात है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अपना, पंचगव्य क्या है। आज स्टूडेंट्स की संख्या कम दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ तो है क्लास में। आप बता सकते हो अगर कोई वॉइस वगैरह कोई भी दिक्कत हो तो है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर से, तो वैसे बिल्कुल सही है, यहाँ क्लास अच्छी है, शायद आपकी तरफ हो सकती है कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पंचगव्य क्या है। अगर हम पंचगव्य की बात करें तो बेसिकली ध्यान रखना, ये गाय के 5 उत्पाद हैं। क्या है? गाय के 5 उत्पाद।
तो गाय से हमें 5 उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको पंचगव्य कहा जाता है। सर कौन कौन से उत्पाद हैं? दूध है, दही है, घी है, गोबर है, मूत्र है। इनको क्या कहा जाएगा? इनको पंचगव्य कहा जाएगा। आपसे सवाल ऐसे भी पूछेगा कि पंचगव्य किस पशु से संबंधित है, तो ध्यान रखना पंचगव्य का जो संबंध होगा वो कौन से पशु से होगा? वो गाय से होगा। हमें ये भी सवाल पूछ सकता है। कौन कौन से उत्पाद हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मिश्रित फसल किसे कहते हैं? मिश्रित फसल किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है और ऑब्वियसली हम लोग जानते भी हैं। मिश्रित फसल क्या है? बेसिकली एक ही शब्द में मैं आपको बता दूं, मिश्रित फसल का मतलब है दो फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बुवाई करना। दो फसलों के बीजों को मिलाकर एक साथ बुवाई करना। अगर आपसे सवाल पूछा गया मिश्रित फसल क्या है, तो मिश्रित का मतलब होता है मिलाना, और हम किसको मिलाते हैं? बीजों को। दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर के बुवाई करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाती है। बिल्कुल क्लियर सी बात है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलो। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, मल्चिंग से क्या अभिप्राय है? मल्चिंग से क्या अभिप्राय? मल्चिंग क्या होती है? बेसिकली मल्चिंग के लिए हम हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं, पलवार। कौन सा शब्द यूज किया जाता है? पलवार। तो या तो हम इसको पलवार कहते हैं या फिर इसको क्या कहा जाता है? मल्च कहा जाता है। बेसिकली ये पलवार या मल्च होता क्या है, सवाल ये है। तो जनरल वे में आप याद रखना, जो हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह है, मृदा की ऊपरी सतह, उस ऊपरी सतह को फसल अवशेष या फिर पॉलीथीन की सहायता से ढकना क्या कहलाता है? पलवार या मल्च कहलाता है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कह सकता हूं मृदा सतह मतलब मृदा की ऊपरी परत। तो मृदा सतह को पॉलीथीन या फसल अवशेषों से ढकना, क्या कहलाता है? पलवार या मल्च कहलाती है। और इस ढकने से होगा क्या? मृदा की नमी का संरक्षण होगा। आपसे अगर प्रश्न ये पूछ ले कि पलवार या मल्च का महत्व क्या है, तो फिर ध्यान रखना महत्व सबसे पहले मृदा की नमी का संरक्षण होता है। दूसरा, खरपतवार नहीं उगते हैं या खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। पलवार या मल्च से खरपतवारों का प्रकोप कम होगा, मिट्टी की जो नमी है वो यथावत बनी रहेगी। और पलवार या मल्च क्या है? मृदा की सतह को पॉलीथीन या फसल अवशेषों से ढकने की क्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना, काफी इंपोर्टेंट भी है, और प्रश्न है, फल पकाने वाले एक रसायन का नाम लिखिए। ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल सरल है और ये आता भी है एग्जाम में, तो सभी को आना भी चाहिए। प्रश्न क्या है? फल पकाने वाले एक रसायन का नाम लिखिए। ये आप लोग बताओगे मुझे। एथिलीन, सरस्वती, खुशी, जितेंद्र, पूजा, लक्ष्मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमें प्रश्न फल पकाने वाले हार्मोन से पूछा गया है तो क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन का उपयोग फल पकाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। महेंद्र कुमार सर, स्कूल में पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो ये मैराथन से काम हो जाएगा क्या? माय नेम इज सालू। बिल्कुल हो जाएगा सालू, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये क्लास लोगे उससे हो जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा एक मुख्य चैनल है, ये जो हमारी क्लास आप लोग देख रहे हो ये हमारा दूसरा चैनल है। हमारा मुख्य चैनल इस नाम से है, हिमायर क्लासेस के नाम से। इस चैनल पर आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर की, बायोलॉजी की, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों का वर्गीकरण लिखिए। उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों का वर्गीकरण, और उपयोगिता के आधार पर जो गाय की नस्लें हैं उनको कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नस्लें हैं? एक बार ध्यान रखना,
एक तो मैं कहूंगा दुधारू यानी दूध देने वाली, ठीक है। दूसरी अगर मैं कहूं भारवाही यानी बोझ ढोने वाली, जिनका उपयोग बोझा ढोने में होता है। तीसरी अगर मैं कहूं द्विकाजी, जो दोनों काम करती है, द्विकाजी जो दोनों कार्य करती है। अब इसमें हमें एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं अगर दुधारू की बात करूं तो कौन सी है, गिर है, गिर है, साहिवाल है, साहिवाल है, ठीक है, राठी है, देवनी है। ये तो कैसी हो गई, ये हमारी दूध देने वाली हो गई। भारवाही की अगर बात हो जैसे नागौरी है, नागौरी। मैं अगर कहूं मेवाती है, मेवाती। मैं अगर कहूं मालवी है, मालवी। ये कैसी हो गई, ये भारवाही हो गई। अगर द्विकाजी पूछी जाए तो सबसे इंपोर्टेंट थार पारकर, थार पारकर। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, थार पारकर हो गई, हरियाणा हो गई, और कांकरेज हो गई, कांकरेज। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों के वर्गीकरण को लिखिए, तो आपको पता चल गया 3 प्रकार की हैं, दुधारू, भारवाही और द्विकाजी। आपसे छोटा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से दुधारू गाय कौन सी है, निम्न में से भारवाही गाय कौन सी है, निम्न में से द्विकाजी गाय कौन सी, ये भी आपको सवाल आ सकता है। तो तीनों चीजें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। ये प्रश्न भी हमारे कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं। काफी प्रश्न है आज की क्लास में, ध्यान रखना। शिवा चौधरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए थोड़ा सा आगे चलूं, और आगे आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारे पिछले वर्ष के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें आप देख पा रहे होंगे ये बच्चा अभिषेक, अभिषेक झालावाड़ से, अकलेरा झालावाड़, ये राजस्थान टॉपर था 97.80। वहीं ये जो स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे पिंकी कुमारी दौसा से है, नाइडा दौसा, और ये भी आपके राजस्थान में अच्छे खासे परसेंटेज के साथ में 96.20 के साथ में टॉपर थी, 96.20 और 97.80। ये भी स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो आपकी तरह रोजाना यूट्यूब पर क्लास लेते थे और ऐप के अंदर कोर्स भी पढ़ते थे, ठीक है। तो आप भी चिंता ना करें, केवल भरोसा बनाए रखें और 1 घंटे के लिए टाइम फ्री रखें, बस आपके मार्क्स भी इसी तरह से आने वाले हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, और प्रश्न है अफलन को परिभाषित कीजिए, अफलन को परिभाषित कीजिए। अब आपको क्या बताना है, अफलन की परिभाषा बतानी है। बेसिकली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अफलन का मतलब हम केवल एक ही लाइन में लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं, अ का मतलब क्या होता है, अ का मतलब होता है नहीं, नहीं, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास शब्द फलन, फलन का मतलब क्या होता है, फल लगना, फल लगना, ठीक है। तो जब किसी पादप पर फल नहीं लगते हैं उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अफलन कहा जाता है। लेकिन केवल अगर इतना आप लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर संतुष्ट होगा। क्यों, क्योंकि अफलन के अंदर दूसरी और भी कंडीशन आती है। एक कंडीशन तो यह है कि फलों का नहीं लगना, ये तो शामिल है। दूसरा अगर मैं कहूं तो फलों का कम लगना, अगर किसी पौधे पर फल कम लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे अफलन। अगर हमें सवाल पूछा जाए कि अफलन को परिभाषित कीजिए तो हम क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं फलों का ना लगना, ना लगना, अथवा अथवा सामान्य से कम फल आना, या सामान्य से कम लगना। जब किसी पादप पर फल कम लगते हैं या बिल्कुल भी नहीं लगते हैं तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तब उस कंडीशन को बेसिकली कहा जाएगा अफलन, अनफ्रूटिंग, ठीक है। तो किसी पादप पर फलों का न लगना अथवा कम लगना क्या कहलाता है, अफलन कहलाता है। यहां से एक प्रश्न और आता है, अगर किसी पादप में फल नहीं लगते हैं और या सामान्य से कम लगते हैं तो उस बगीचे से हमें उत्पादन कम प्राप्त होता है, और फिर उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं अनुत्पादकता। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अनुत्पादकता से क्या तात्पर्य है, अनुत्पादकता किसे कहते हैं। तो अब आप लोग अनुत्पादकता को भी ध्यान में रखना। अनुत्पादकता का मतलब क्या है कि अगर किसी बगीचे में फल नहीं लगे या फिर बहुत कम लगे तो उस बगीचे से हमें आय या जो इनकम है वो प्राप्त नहीं होगी, और उसी को क्या कहा जाएगा, अनुत्पादकता कहा जाएगा।
ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते नेक्स्ट अगले सवाल पर। अगला सवाल भी आप लोगों के सामने है और प्रश्न है मेरा, आम का वानस्पतिक नाम लिखिए। ये तो सभी को आता होगा, आपको बिल्कुल सभी को आता होगा। चलिए कमेंट करो फटाफट से, आम का वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम बताना है आपको आम का, सभी को आता होगा। वाह बहुत बढ़िया, मेंजीफेरा इंडिका, सुनील, शिवा, सरस्वती, रूपवती, शिवा, खुशी, मनीष, लक्ष्मी, महेंद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम आम के वानस्पतिक नाम की बात करें तो क्या होगा, ये होगा मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। क्या होगा, मेंजीफेरा इंडिका होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसे हम क्या बोलते हैं, फलों का राजा भी बोला जाता है और इसे हम राष्ट्रीय फल भी बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको, एक तो राष्ट्रीय फल कहेंगे, दूसरा इसको फलों का राजा भी कहा जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न है, सिर आग में पांव पानी में, कहावत किस फल से संबंधित है। ये तो आपको हजारों बार पूछा गया है प्रश्न, ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। सिर आग में पैर पानी में, किस फल से संबंधित कहावत है। सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, तो शायद मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। सिर आग में पांव पानी में, इतना लेट रिप्लाई इस प्रश्न का, बहुत सिंपल है, नारियल। अरे बिल्कुल भाई, तुम तो बहुत भोले हो। सिर आग में पैर पार पानी में, ये ध्यान रखना, ये खजूर से संबंधित कहावत है। किससे संबंधित है, खजूर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया है एग्जाम में। ये ध्यान रखना, खजूर से। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, बेसिकली अगर मान के चलो ये कोई खजूर का पौधा है, ठीक है, ये खजूर का पौधा है। अब खजूर के पौधे में फल कब लगते हैं पता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब खजूर को क्या चाहिए, गर्मी बहुत चाहिए, तो ऊपर तो इसको बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए, तो सिर तो क्या हो गया, आग में। नीचे इसको पानी चाहिए, नीचे इसको क्या चाहिए, नमी, जड़ों को, तो नीचे पानी भी चाहिए। यानी सिर तो आग में और पांव कहां पर है, पानी में। जड़ों में पानी चाहिए, ऊपर इसमें नमी चाहिए, तब जाकर के इसमें अच्छा फलन होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिर आग में पांव पानी में, किससे संबंधित कहावत है, ये खजूर से संबंधित कहावत है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आया है आपको एग्जाम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर, और अगला सवाल भी आपके सामने है, एंथ्रेक्स बीमारी का रोग कारक लिखिए। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है वो किस कारण से होता है, उसका रोगजनक क्या है। तो बेसिकली एक बात तो हमें पता होगा कि सर वो जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन जीवाणु कौन सा है, तो फिर हम लोग याद रखेंगे यहां, वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जो एंथ्रेक्स बीमारी है वो किसके द्वारा होगी, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। एक और बात याद रखना, इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसे एंथ्रेक्स बोलते हैं, तो एएस वैक्सीन का टीका लगता है। अगर इस रोग में टीका पूछा जाता तो एएस वैक्सीन का टीका आपको जो है लगाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा भी है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न है, जमुनापरी नस्ल की 3 मुख्य विशेषता लिखिए। इस तरह के 1.5 नंबर के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम में, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको ऐसे छोटे छोटे। प्रश्न क्या पूछा गया, जमुनापरी नस्ल की 3 मुख्य विशेषता लिखिए। जमुनापरी बकरी है भाई, उसकी विशेषता लिखनी है आपको। तो सबसे पहली विशेषता हम क्या देखते हैं, आपने अगर नस्ल वाली क्लास नहीं देखी हो मेरी, तो इस वाले यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा ये वाला यूट्यूब चैनल है, यहाँ जाना, पशुओं की नस्लों की शॉर्ट क्लास पढ़िए, मात्र 15-15 मिनट की। उसमें आप पूरी नस्लों को रट सकते हो, ठीक है, बिना कुछ किए रट जाएंगे आपको। अब देखो, जमुनापरी की अगर हम बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, जमुनापरी का, इसका रंग होता है सफेद। रंग कैसा होता है इसका, सफेद होता है। दूसरी बात, इसके जो नाक होती है इसकी, वो कैसी होती है, रोमन होती है, तो इसकी रोमन नाक होती है। तीसरी अगर बात करें तो इसके पिछले पैर होते हैं, पिछले पैर, पिछले पैरों पर क्या होता है, लंबे बाल पाए जाते हैं। पिछले पैरों पर क्या होगा, लंबे बाल पाए जाएंगे। 3 इसकी इंपोर्टेंट विशेषता हो गई। सबसे पहली बात, रंग इसका सफेद होगा। दूसरा, नाक इसकी रोमन होगी। तीसरा, पिछले पैर कैसे होते हैं,
लंबे बाल पाए जाते हैं पिछले पैरों पर। ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई। क्लियर? और आप नस्ल अगर याद करना चाहे तो मैंने आपको पहले बता दिया, हमारी क्लास भी पढ़ी हो या वहां से देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलते हैं। सबसे भारी नस्ल है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, ये बात भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सबसे भारी नस्ल है ये। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और इसका आंसर सभी लोग देंगे फटाफट से मुझे। प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा, भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला खाली जगह में स्थापित की गई। भारत में पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित हुई या आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है? और यहां शिवसा चौधरी करनाल हरियाणा ये तो आपने पूरा तुक्का मार दिया भाई, तुक्का मार दिया ये तो। मनीष सुधार आप अक्सराजी हो। चलो आपस में बातें मत करो बिल्कुल, आपके लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं होगा इसमें। मनीष सुधार बहुत बढ़िया, ऐसे ही तरक्की करते रहो, आगे जाके घर वालों का नाम रोशन करोगे। चलिए अब देखते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला में स्थापित की, तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो मैं कह सकता हूं कि ये वर्ष 1920 में स्थापित की गई, दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, ये मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है, बेसिकली याद रखना मुंबई में कब स्थापित की गई, वर्ष 1920 में स्थापित की गई। सीधे सीधे सवाल आते हैं। इससे एक सवाल में और आता है कि सर एफपीओ कब बना? एफपीओ इसका पूरा नाम क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फल उत्पाद आदेश। इसी चैप्टर से पूछा जाता है हमें, फल उत्पाद आदेश। तो ये बात भी आप लोग याद रखना, तो फल उत्पाद आदेश है या एफपीओ है, ये कब बना? ये वर्ष 1955 में बना। तो ये भी हमें सवाल पूछा जा सकता है कि फल उत्पाद आदेश या एफपीओ कब बना? तो कब बना? वर्ष 1955 में बना। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलो मैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है, मैंने पहले बता दिया है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, मस्कावी। मस्कावी फसल की किस्म है। अब आपको किस्म तो बिल्कुल भी याद होंगी ही नहीं, लेकिन एक आध प्रश्न आपको किस्मों से भी आता है, तो ध्यान रखना ये मस्कावी जो है वो किसकी किस्म है? ये बरसीम की किस्म है। मस्कावी, खदरावी, पहाली, छिंदवाड़ा, IGFRA 99 ये सभी बरसीम की है। मस्कावी, खदरावी, फाहली, छिंदवाड़ा और IGFRA 99 सारी की सारी बरसीम की है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका डबल हुआ है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुसुप्तावस्था तोड़ने के 3 उपाय लिखिए। अब ये प्रश्न काफी अच्छा है, कई बार आया भी है एग्जाम में। पहली बात तो यह कि सर सुसुप्ता अवस्था होती क्या है? सुसुप्ता अवस्था एक ऐसा समय होता है जब बीजों को अंकुरण के लिए सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन फिर भी बीजों का अंकुरण नहीं होता। उस कंडीशन को सुसुप्तावस्था कहते हैं। अब बात यहां ये पूछी गई है कि सुसुप्तावस्था तोड़ने के उपाय कौन कौन से? 3 उपाय आपको बताने हैं। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है 3 उपायों में। सबसे पहला हम क्या कार्य करते हैं? खुरचना। बीज कवच को खुरचते हैं सबसे पहले, बीज के ऊपर जो कवच पाया जाता है उसको खुरचते हैं। तो पहला हो गया खुरचना। दूसरा में क्या लिखेंगे? तापोपचार। क्या लिखेंगे? तापोपचार। तापोपचार का मतलब है जो बीजों के ऊपर कवच है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं बीज को, तो ताप के द्वारा उपचार हो जाते हैं। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा हम लिख सकते हैं चिलिंग या फ्रीजिंग। तीसरा हम क्या लिखेंगे? चिलिंग या फ्रीजिंग। ये 3 हमारे क्या हो गए? उपाय हो गए। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट उपाय और आता है, वो मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूं। इंपोर्टेंट उपाय आता है रसायनों द्वारा। रसायनों द्वारा, और यहां से आपको प्रश्न पूछा भी जाता है रसायनों द्वारा। जैसे अगर मैं बात करूं आलू, आलू आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने में किसका उपयोग होता है? थायो यूरिया का। आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो थायो यूरिया का उपयोग करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कपास, कपास के बीज के ऊपर जो कठोर आवरण होता है उसको हटाने के लिए H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो पहला सवाल तो हमारा ये था कि सुसुप्तावस्था को तोड़ने के उपाय कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हमारे पास सारे उपाय आ गए, खुरचना, तापोपचार,
चिलिंग या फ्रीजिंग, और रसायनों द्वारा। ठीक है, अब रसायन कौन कौन से हैं? तो आलू में हम थाइयूरिया का उपयोग करते हैं, और कपास में किसका उपयोग करेंगे? H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो सारी बातें आपको मेरे हिसाब से क्लियर होंगी। थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, आज बहुत सारे प्रश्न है हमारे, ध्यान रखना, काफी प्रश्न है जो कि इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी शांति बनाए रखें, वरना ब्लॉक हो जाओगे तो कभी क्लास नहीं देख पाओगे, फिर आपका लॉस होगा। ठीक है, और वैसे भी तुम्हारी बातें कोई सुनने नहीं आया अभी। चलिए आपस में बातें नहीं बिल्कुल भी, हाँ? थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर 2 स्टार लगा रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये आपको केवल और केवल एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, ये आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी आएगा प्रश्न। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जब हम 10वां चैप्टर पढ़ते हैं, वहां में एक टॉपिक पढ़ते हैं परिरक्षक, तो वहां पर भी ये सवाल हमें पूछा जा सकता है। अब आपको क्या बताना है? 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम यहां पर बताने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से रासायनिक परिरक्षक हैं। और तुम लोग तो मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई में इतने कमजोर हो कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, फिर भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आपस में, न जाने कितने बड़े विद्वान हो हैं। जब रिजल्ट आएगा ना तब आपकी जो सारी जो बातें हैं ना वो रखी रह जाएंगी। सोडियम बेंजोएट बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। एक तो कौन सा हो गया हमारे पास? एक तो बेसिकली हम कह सकते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, जिसको बोलते हैं KMS, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? KMS बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे कैसे परिरक्षक हैं? दोनों हमारे रासायनिक परिरक्षक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। और अगला सवाल है हमारा, पपीता के पौधों का रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है? अब आपको यह बताना है कि अगर मान लो हमें पपीता के पौधे लगाने हैं तो पपीता के पौधों का जो रोपण है वो कितनी दूरी पर किया जाएगा। इसमें रोपण की जो दूरी है कितनी होती है? रोपण दूरी मतलब पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाएगी, ये सवाल हमें पूछा गया है। 10x10, 10x10 तो नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। 10x10 तो 3x3 बिल्कुल सही है। अब देखो बेसिकली जो अपेक्षित दूरी है वो कितनी है इसकी? 3x3 मीटर। कितनी है? 3x3 मीटर। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप अपनी एग्रीकल्चर का 9वां चैप्टर पढ़ोगे तो 9वें चैप्टर में तो कितनी दूरी मिलेगी? 3x3 मीटर। लेकिन जब आप 10वां चैप्टर पढ़ोगे और उसमें पपीता पढ़ोगे, 10वें चैप्टर में जो पपीता जाकर के पढ़ोगे तब आपको ये दूरी मिलेगी 2x2 मीटर। कितनी मिलेगी? 2x2 मीटर। अब राइट कौन सी है? तो राइट है आपकी 3x3 मीटर। ये आप लोग ध्यान रखना, सही दूरी कितनी है? 3x3 मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। अगला सवाल है, पशुओं में पाए जाने वाले 2 बाह्य परजीवियों के नाम लिखिए। आपने पशु रोग पढ़े होंगे और पशु रोग में आपने परजीवी जनित रोग पढ़े हैं। परजीवी जनित रोगों में अब आपको यह बताना है कि ऐसे कौन से परजीवी हैं जो पशुओं के शरीर से बाहर पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी कौन से? ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, प्रैक्टिकल है, सबने देखे होंगे। बाह्य परजीवी आपको बताने हैं, पिस्सू और जोक। बहुत बढ़िया मनीष सुधार, स्टाइडी लेते घूमोगे, स्टाइडी लेते घूम जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा स्टाइडी लेने का तुम्हें। इससे बढ़िया पढ़ाई कर लो तो ज्यादा बेटर है स्टाइडी से। या स्टाइडी लेनी है तो आपको इंस्टा पे जाओ, वहां बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फिर आप अर्ली आ रहे हैं, कुछ नहीं आता है अभी तक। अभी तक कुछ आएगा कैसे? अभी तक तो तुमने पढ़ाई शुरू नहीं की, क्योंकि हम तो हर साल पढ़ाते हैं, पता है बच्चा 8 वर्ष के बाद में ही पढ़ाई शुरू करता है। चलिए, अब पशुओं में पाए जाने वाले 2 बाह्य परजीवी। अब देखो बाह्य परजीवियों की अगर बात हो, एक तो क्या है? जू, जू आप जानते हो। दूसरी अगर बात हो किलनिया, किलनिया। ठीक है, और अगर बात करूं तो पिस्सू। जू हैं, किलनिया हैं, पिस्सू हैं। ये क्या है?
ये पशुओं के बाह्य परजीवी है। अब आप कहोगे सर जोक भी तो है, बिल्कुल जोक है, लेकिन जोक पशुओं से ज्यादा किसमें आता है? मनुष्यों में। जोक पशुओं से ज्यादा मनुष्यों का बाह्य परजीवी है। तो बेसिकली जोक भी क्या होता है? बाह्य परजीवी ही होता है। तो हम कह सकते हैं जो है, किलनियां हैं, पिस्सू हैं और जोक है। अब आपसे प्रश्न अगर ऐसे पूछ रहे कि आंतरिक परजीवी कौन सा है, मान लो मैंने तो ये पूछा कि बाह्य परजीवी कौन कौन से हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर हमें एग्जाम में आंतरिक परजीवी पूछा जाए, आंतरिक परजीवी, तो फिर क्या होंगे? तो एक तो आप याद रखोगे लीवर फ्लूक, क्या होगा? लीवर फ्लूक क्या है? आंतरिक परजीवी है। दूसरा हम याद रखेंगे एस्केरिस, एस्केरिस क्या है? आंतरिक परजीवी है। तो लीवर फ्लूक और एस्केरिस आंतरिक परजीवी हैं और ये सभी हमारे बाह्य परजीवी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा जालौर सीडलेस खाली जगह फल की उन्नत किस्म है। बहुत अच्छा सवाल है और ये आता भी है आपको। जालौर सीडलेस, जालौर सीडलेस किस फल की उन्नत किस्म है? और उन्नत किस्म के मामले में तो मुझे पता है कि आप जीरो ही होंगे, बच्चे पढ़ने से ही डरते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं जो जालौर सीडलेस है वो किसकी है? वो अनार की उन्नत किस्म है। किसकी है ये अनार की उन्नत किस्म है, जालौर सीडलेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला और प्रश्न है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है एफएमडी रोग का रोग कारक एवं 2 लक्षण लिखिए। अब देखो इस प्रश्न को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट तो हमारा ये है जहां हमें एफएमडी रोग के रोगजनक का नाम लिखना है। दूसरा हमारा ये है जहां हमें क्या लिखना है? रोग के 2 लक्षण लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रोग कारक, रोग कारक। अब रोग कारक कौन सा है? तो बेसिकली ये क्या है? वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और इस वायरस की कितनी प्रजातियां होती हैं? 7 प्रजातियां होती हैं। एफएमडी रोग की अगर हम बात करें तो ये वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा होता है। सर एफएमडी रोग कौन सा है? सर एफएमडी रोग कौन सा है? तो ध्यान रखना एफएमडी का मतलब फूट एंड माउथ डिजीज, और इसको हम बोलते हैं खुरपका मुंह पका रोग। अगर हम एफएमडी की बात करें तो एफएमडी को क्या कहेंगे? खुरपका मुंह पका रोग कहेंगे। किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा। इसकी 7 प्रजातियां होंगी। सर रोग के लक्षण क्या हैं? तो मैंने एक तो आपको कॉमन लक्षण अभी बताया। कॉमन लक्षण क्या है? जितने भी हमारे रोग हैं उनमें सबसे पहला लक्षण क्या होगा? शरीर के तापमान में वृद्धि, शरीर के तापमान में वृद्धि। कोई भी रोग आ जाए पहला लक्षण हम यही लिखेंगे कि शरीर के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा फिर क्या होगा? अब एफएमडी रोग में क्या होता है? पशु का जो मुंह है वह पैर है, पैर में क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। इसमें क्या होगा? पशु के मुंह और पैर दोनों में क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। अगर और भी लक्षण लिखने हो तो छाले पड़ने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है, तो आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि पशु लंगड़ा करके चलता है। बेसिकली 2 लक्षण लिखने थे, 2 लक्षण हो गए। रोग कारक लक्षण था, रोग कारक हो गया। किसके द्वारा होगा? वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा। वायरस एओसी, एशिया सेट फर्स्ट, एशिया सेट सेकंड, एशिया सेट थर्ड, इसके द्वारा होगा। ठीक है, और इसके द्वारा किसके द्वारा होगा? लक्षण के कारण आपको पता चल गया। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट बिल्कुल कॉमन है। दूसरा आपको पता है। क्लियर होंगे यहां तक? तापमान बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा आगे चले अपन नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। आपस में बातें बिल्कुल भी ना करें तो ज्यादा बेटर है, और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर देना, ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दुग्ध ज्वर प्रकार का पशु रोग है। चलिए इसका मुझे आंसर आप लोग कमेंट करोगे। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको बता दूं ये सवाल आपको जेट में भी पूछा जाता है, सुपरवाइजर में भी पूछा जाता है, और आपके 12th में भी पूछा गया है। इसी प्रकार से आता है। दुग्ध ज्वर खाली जगह प्रकार का रोग है, यानी दुग्ध ज्वर जो मिल्क फीवर है वो किस प्रकार का रोग होता है? चौहान, मेटाबॉलिक चयापचय, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं कहूं तो ये कैसा रोग है?
ये चयापचय रोग है, चयापचय। और इस चयापचय को ही अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक बोलेंगे, मेटाबॉलिक। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? उपापचय, उपापचय। चयापचय, उपापचय, या हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक रोग कहेंगे। और ये रोग होता किसके कारण है? तो ध्यान रखना, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा भी जाए कि पशुओं में दुग्धज्वर रोग का कारण क्या है, तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। और अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न अपना, RMO 40 फसल की उन्नत किस्में। ये ऐसी उन्नत किस्में जो कई बार आप लोगों से पूछी गई है, RMO 40। तो ध्यान रखना, आपको तो पता ही नहीं होगा, बेसिकली ये मोठ की उन्नत किस्में है। RMO 40 किसकी उन्नत किस्में है? ये मोठ की उन्नत किस्में, और कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। नेक्स्ट सवाल है अपना, पूरक फल वृक्ष के रूप में कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पूरक फल वृक्ष के रूप में कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं? एक्चुअली आपको यही नहीं पता होगा कि पूरक पौधे क्या होते हैं, तो समझ लो। जैसे मान लो हमने ये बगीचा लगा रखा है, ठीक है, ये बगीचा है हमारा। बगीचा हमने वर्गाकार या आयताकार विधि के द्वारा लगाया है। मान लो ये हमारे पौधे बगीचा में, ठीक है, इस तरह से हमने कोई बगीचा लगाया है वर्गाकार या आयताकार विधि के द्वारा, ये मानो कि चलो आप। अब इस बगीचे में इस तरह से आकृति बन रही है, इस तरह से आकृतियां बनती हैं, ठीक है, ये मान लो हमने बगीचा लगाया। अब हम पंचभुजाकार विधि में क्या करते हैं? आपने पढ़ा होगा बगीचा लगाने की पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि में इन चार पौधों के बीच में, इन चार पौधों के बीच में जो खाली जगह है उसको भरने के लिए पांचवा पौधा लगाते हैं। इस तरह से ये पांचवा पौधा लगाते हैं, और ये जो पांचवा पौधा लगाया जाता है, इस पांचवें पौधे को हम क्या बोलते हैं? पूरक पौधा बोलते हैं। तो एक प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि पूरक पौधा क्या होता है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? पौधरोपण की पंचभुजाकार विधि में चार पौधों के बीच में, चार पौधों के मध्य में खाली जगह को उपयोग में लेने के लिए जिस पांचवें पौधे का रोपण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक पौधा बोलते हैं। सवाल मुझे ये पूछा गया है कि पूरक फल वृक्ष के रूप में कौन कौन से फल वृक्षों को अपन लगाते हैं, तो फिर ध्यान रखना, पूरक फल वृक्ष में एक तो कौन सा होगा? इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे आप, पपीता। एक तुम क्या लगाते हैं? पपीता लगाते हैं। दूसरी अगर बात हम क्या लगा सकते हैं? केला लगा सकते हैं। पपीता है, केला है, और अगर बात हम क्या लगा सकते हैं? फालसा लगा सकते हैं, फालसा। और हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ करौंदा लगा सकते हैं। पपीता, केला, फालसा, करौंदा, ये ऐसे पौधे हैं जिनको हम पूरक पौधों के रूप में उगा सकते हैं। इंपोर्टेंट इसमें पपीता और केला है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? अगला प्रश्न है, जन्मजात पशु रोग का नाम लिखिए। जन्मजात पशु रोग का नाम, ऐसा पशु रोग जो पशुओं में जन्म के समय ही पैदा हो जाता है। जन्मजात पशु रोग काफी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है सवाल हमें। अब बताओ जन्मजात पशु रोग कौन सा है? उधम सिंह, बगीचे के बीच में लगाते हैं। बगीचे के बीच में नहीं लगाते, चार पौधों के बीच में लगाते हैं पांचवा पौधा। बातें नहीं आपस में। चलिए, जन्मजात पशु रोग की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? ये फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन, ठीक है। और इस फ्री मार्टिन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गर्भपात। क्या बोलते हैं? गर्भपात। हम कह सकते हैं गर्भपात, या जो फ्री मार्टिन रोग है ये कैसा है? ये जन्मजात रोग है जो जन्म के समय से ही पशुओं में पैदा हो सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वस्थ पशु के 3 लक्षण लिखिए। अब ये तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। स्वस्थ पशु के 3 लक्षण कौन कौन से होते हैं? एक तो पशु के शरीर का जो तापमान है, तापमान, कोमा नाड़ी की गति, नाड़ी की गति, और श्वसन दर, श्वसन दर, ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों सामान्य होती हैं। सबसे पहली बात क्या होगी कि जो स्वस्थ पशु होगा उसका तापमान, नाड़ी की गति और श्वसन दर तीनों क्या होंगी? सामान्य होंगी। दूसरी बात, पशु की जो आंख होंगी, आंख वो कैसे होंगी? चमकीली होंगी। आंख कैसे होंगी? चमकीली। और पशुओं के जो कान होंगे, कान वो कैसे होंगे? चौकन्ने होंगे। कान कैसे होंगे? चौकन्ने।
और आप बहुत सारे लक्षण बता सकते हो। मैंने 3 पूछे तो 3 ही लक्षण हो गए। आपने स्वस्थ पशु देखा होगा, अरे देखा सभी ने, तो आप कोई भी लक्षण लिख सकते हो। बेसिकली 3 लक्षण आपके ये हो गए, तापमान, नाड़ी की गति और सुसंदर सामान्य होती है, आंखें चमकीली होती हैं और कान चौकन्ने होते हैं, गोबर और मूत्र से बदबू भी नहीं आती है, ये भी है उनकी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारे कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। काफी सारे प्रश्न हैं, आज मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बहुत सारे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट, खाना पीना जुगाली करना, बिल्कुल ये भी सामान्य होता है उसका, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अपना, एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया, अनेकों बार ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आया है कि एनडीडीबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, और बेसिकली पता भी होना चाहिए आपको एनडीडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है। कुलदीप मीना, आनंद गुजरात, कैलाश बहुत बढ़िया। इजराइल, भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कौन सी बुक पढ़ के आए हो, या फिर तुम लोगों ने पढ़ा क्या है अभी तक पूरी साल में। आनंद गुजरात जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। एनडीडीबी का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। एनडीडीबी का मुख्यालय है आनंद गुजरात में। ठीक है, क्लियर होगी बातें? थोड़ा सा मैं और आगे चलूं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अपना, बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार खाली जगह में हुआ। अब अगर हम बूंद बूंद सिंचाई की बात करें तो इसमें तो आपके जवाब पहले से सही आ रहे थे, बिल्कुल सही है। इसका विकास हुआ इजराइल में। कहां हुआ? इजराइल में। और इजराइल में किसके द्वारा किया गया, तो यह भी ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक था सिमचा बिलास। कौन था? सिमचा बिलास। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया? सिमचा बिलास ने किया। ठीक है, और कहां पर हुआ? इसका आविष्कार हुआ इजराइल में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तम जेली किस फल से तैयार की जाती है? यह प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, आपसे बहुत बार सवाल पूछे जाएंगे इसके। उत्तम जेली किस फल से तैयार की जाती है? उत्तम जेली, अगला सवाल। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अमरूद, पपीता और कुछ केला वगैरह सेब अभी बचे हुए हैं। चलिए नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर मैं उत्तम जेली की बात करूं तो ये अमरूद से तैयार होती है। और आपसे एक सवाल भी पूछा जाता है, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अमरूद का उपयोग जेली बनाने में क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि अमरूद में जो पेक्टिन की मात्रा होती है वो पर्याप्त होती है। ठीक है, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लेगा जेली बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक होगा? पेक्टिन आवश्यक होता है। और जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल अमरूद है। जैम बनाने के लिए सबसे अच्छा फल सेब है। अगर ये पूछे कि सबसे अच्छी जैम किससे बनाई जाती है, तो सेब से। सबसे अच्छी जेली किससे बनाई जाएगी, तो अमरूद से बनाई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, असिंचित या बारानी कृषि किसे कहते हैं? असिंचित या बारानी कृषि आपने एग्रीकल्चर के 5वें चैप्टर में पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर का जो 5वां चैप्टर है उसमें बेसिकली आपने पढ़ा होगा असिंचित या बारानी। अब देखो, अ का मतलब क्या है? नहीं, नहीं। सिंचित का मतलब क्या है? सिंचाई। सिंचित का मतलब क्या होता है? सिंचाई। यानी ऐसी फसल जिसमें सिंचाई नहीं की जाती, ऐसी फसल जिसमें सिंचाई नहीं की जाती। सिंचाई नहीं की जाती का मतलब पूरी तरह से वर्षा पर आधारित होती है। बाजरा में सिंचाई करते हो? नहीं करते। चना में सिंचाई करते हैं? नहीं करते। तो ऐसी फसल जिसमें सिंचाई नहीं की जाती उसे क्या कहा जाएगा? उसे असिंचित या बारानी खेती कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह फसल जो जो पूर्णतः वर्षा आधारित होती है, पूर्णतः वर्षा आधारित होती है, पूरी तरह से वर्षा पर आधारित होती है, या जिसमें सिंचाई नहीं की जाती, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा बारानी खेती। जैसे चना है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी क्या है? बारानी खेती या असिंचित खेती के उदाहरण है, सवाल में पूछा जाता है।
आगे अगर चलूं मैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारक लिखिए। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जो मृदा की उर्वरकता है उसको 2 तरह के कारक प्रभावित करते हैं, तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अब सवाल क्या पूछा गया है? हमें सवाल ये पूछा गया है कि मृदा उर्वरकता के 3 प्राकृतिक कारकों के नाम लिखिए। और प्राकृतिक कारकों में कौन कौन से कारक हो सकते हैं? एक तो आपका पैतृक पदार्थ हो जाएगा, पैतृक पदार्थ। दूसरा आपका जलवायु हो जाएगी, जलवायु। तीसरा आपका जीवमंडल हो जाएगा, जीवमंडल हो जाएगा। आगे अगर बात करूं समय हो जाएगा, ये भी क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से होंगे? पैतृक पदार्थ है, जलवायु है, जीवमंडल है, समय है, ये सभी प्राकृतिक कारक है। अगर कृत्रिम कारक पूछे जाए तो कौन कौन से आएंगे? मृदा पीएच, फसल प्रणाली, भू परिष्करण, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे कृत्रिम कारक है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट कारक है मृदा पीएच। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। आपस में बातें नहीं, जो भी आपस में बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल शांति बनाए रखें। और अगर लड़कियों को ही देखने आते हैं तो आप ज्यादा सुंदर नहीं हो, मुझे लग रहे हो आपकी मैसेज से। ठीक है, सर एक बात बताओ, 100 में से 95 पर का टाइम टेबल। अच्छा, टाइम टेबल कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है। ये तो सब फालतू की बातें होती है कि इतने टाइम पढ़ो उतने टाइम पढ़ो। जब तक तुम्हारा कोई चैप्टर क्लियर नहीं होता, जब तक तुम्हारा कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता, तब तक आपको पढ़ना है। पढ़ाई में कोई भी घंटे फिक्स नहीं होते, पढ़ाई में घंटा भी फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना, मेहसाना नस्ल किसका संकरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भैंस की नस्ल होती है मेहसाना। सवाल ये पूछा गया है कि जो मेहसाना नस्ल बनी है वो कौन कौन सी नस्लों के संकरण से बनी है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। और ये इंपोर्टेंट पॉइंट भी है और जवाब भी बहुत इंपोर्टेंट आए आप लोगों के, बिल्कुल सही है। अगर मैं मेहसाना की बात करूं तो ये मुर्रा इंटू सूरती का संकरण है। किसका संकरण है? मुर्रा इंटू सूरती का संकरण, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा, फलों में पेक्टिन परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? और ये भी अच्छा सवाल है जो कि कई बार आया है आपके एग्जाम में। फलों में पेक्टिन का परीक्षण किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो बेसिकली आप लोग याद रखोगे, फलों में जो पेक्टिन का परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा करते हैं? वो हम जेली मीटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? जेली मीटर के द्वारा किया जाता है। पेक्टिन का परीक्षण किसके द्वारा करेंगे? जेली मीटर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट। अगला है सर्रा बीमारी का रोग कारक क्या है? सर्रा बीमारी का रोग कारक लिखिए। बेसिकली एक सवाल तो में ये भी आता है कि सर्रा बीमारी किस पशु में होती है। तो पहले तो हम याद रखें कि ये जो बीमारी है वो किस में होती है? ये ऊंट में होती है। किस में होती है? ऊंट में। और इस बीमारी का जो रोग कारक है वो क्या है? ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ परजीवी है। क्या है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ परजीवी होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इस रोग को हम क्या कहते हैं? इस रोग को तिवर्सा रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिवर्सा रोग। तिवर्सा रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये रोग एक बार किसी पशु में हो गया तो लगातार 3 साल तक इस रोग का प्रकोप होगा किसी पशु में। पहले साल हुआ, फिर दूसरी साल भी होगा, फिर तीसरी साल भी होगा। इसीलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं? तिवर्सा रोग कहते हैं। होता किसमें है? ऊंट में। रोग कारक ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ परजीवी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। और नेक्स्ट सवाल है अपना, पेल्ट के लिए उपयुक्त नस्ल है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। पहली बात तो यह कि पेल्ट कौन सी नस्लों से बनाया जाता है? तो भेड़ की नस्लों से बनाया जाता है। और सवाल अब आपको यह बताना है कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो पेल्ट उत्पादन के लिए उपयोगी है। तो बेसिकली ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। पेल्ट उत्पादन के लिए जो उपयोगी भेड़ है वो कौन सी? वो कराकुल है। कौन सी है? कराकुल। कराकुल नस्ल की जो भेड़ है वो पेल्ट उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, उद्यानों में अफलन के कोई 3 बाह्य कारक लिखिए। अफलन के कोई 3 बाह्य कारक बताने हैं।
बाह्य कारक तो बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी कारक लिख सकते हो। पहला कारक आप ये लिख दो, पोषक तत्व या मृदा नमी में कमी, मृदा नमी या पानी की कमी, पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। क्या हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। चौथा आप कौन सा ले सकते हो, प्रूनिंग की कमी। आप प्रूनिंग भी नहीं करोगे तो भी आपके पौधे में फलन नहीं आएगा, प्रूनिंग की कमी हो सकती है, ठीक है। पोषक तत्व है, पानी है, प्रूनिंग है। आप रोग और कीटों का प्रकोप ले सकते हो, रोग व कीटों का प्रकोप, ये सभी क्या है, बाह्य कारक है। और बाह्य कारक में तो बहुत सारे कारक आप लोग सुजेस्ट कर सकते हो। मैंने क्या पूछा है, अगर किसी बगीचे में अफलन है तो उसके बाह्यतम कारक कौन कौन से हैं, बाहर के कारक, तो ये हो गए मृदा नमी या पानी की कमी, दूसरा पोषक तत्वों की कमी, तीसरा प्रूनिंग या काट छांट में कमी, या मैं क्या कह सकता हूँ, रोग और कीटों का प्रकोप। ये क्या हो गए हमारे उद्यानों में अफलन के कारक। और इसी के साथ ये आज के हमारे जो 40 प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो गए। आज हमने इंपोर्टेंट 40 प्रश्नों के बारे में चर्चा की जो कि एग्रीकल्चर के थे। कल अपन पूर्व मिलेंगे इसी टाइम पर, ये जो सेम टाइम है इसी टाइम पर हम कल मिलेंगे, और कल हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो भी हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, जो अर्धवार्षिक के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, उनके बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो भी फैक्ट हमारे अर्धवार्षिक के लिए सबसे इंपोर्टेंट होंगे वो कल हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पढ़ेंगे। तीनों सब्जेक्ट की एक एक क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो उनको भी आप लोग देख लेना, काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और ये सीरीज आपकी एग्जाम तक चलेगी तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, ठीक है। सर जी यूनिट की नस्लों की क्लास चैनल पर नहीं है। देखो हमारा ये मुख्य चैनल है, ये वाला मुख्य चैनल अपना ये है हिमायर क्लासेस के नाम से। आप इस चैनल पर जाना, यहाँ आपको नस्लों की ट्रिक मिल जाएगी सारी, बिल्कुल सरल तरीके से आप नस्लें याद कर सकते हो। फसल उत्पादन है, नस्ल है, जितने भी आपके कठिन चैप्टर है वो सभी आपको बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ मिल जाएंगी इस पे। बाकी कल फिर मिलेंगे अपन शाम को, ध्यान रखना। और आपके जितने भी साथी हैं आप उनको भी जुड़ने के लिए कह सकते हो। रोज अपनी क्लास हुआ करेगी, रोज शाम को 9 बजे। और क्लास खत्म होने के बाद में आपको कमेंट करके भी जाना है क्लास कैसी है, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही है, काफी है ये मान के चलो। ये हमारे पास टाइम भी नहीं होता फिर भी आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आते हैं। चलिए फिर आज के लिए काफी, नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल, इंतजार सभी का। और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।